जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में जो कई सारे हमारे जेडारो थे वहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो उन सारे क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों मैं हर क्लास में यही कहता हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, आप ये मान चलना आप एग्जाम हॉल में वहां पे बैठे हुए हो और वैसे ही आपको प्रैक्टिस वहां पे करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके ऑलरेडी आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा वहां पे होता है। तो आप यही देखिएगा कि क्वेश्चन सीधा आपके सामने ओपन होगा, पहले आपको चार ऑप्शन यहाँ पे देख लेने, फिर देखना है कि इसका राइट आंसर कितना यहाँ पे हो जाता है और कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे सही कर पाते हो। दोस्तों एक चीज की हमेशा ध्यान रखना है कि अभी जो टाइम चल रहा, अभी जो बच्चा तैयारी करना अभी से स्टार्ट करेगा वही बच्चा लास्ट तक वहां क्लियर अपना एग्जाम कर पाता है। और जो बच्चे अब मान लो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो भाई उतना टाइम बाद में आपको वहां बिल्कुल वहां पे नहीं बचेगा। तो जो चीजें जैसी कराई जा रही आप प्रैक्टिस वहां पे करते चलना। और ऑलरेडी आर्मी नर्सिंग का पूरा जो नया बैच है उसकी सारी क्लासें आपके एप्लीकेशन वहां पे स्टार्ट ही हो गई है। बस जो चीज वहां पे नोट्स आपके तैयार कराए जा रहे हैं, बस आप नोट्स तैयार करते हुए चलना। और यहाँ पे दोस्तों ये मान चल रहा मैं 150 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराऊंगा, यानी जितने भी अभी तक आर्मी नर्सिंग के एग्जाम हुए हैं, चाहे पहले हुए हो चाहे रिलेशन भर्ती के हुए, जितने भी जेडारो हुए सारे में एक एक करके वो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। बस ये ध्यान रखना रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका होता है। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है इसकी मैं व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ भी वहां प्रोवाइड करा दूंगा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा करके जाना। यहां से दो बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आपको ये पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, और उसके बाद ये भी पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी वहां पे चल रही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं जो जीके का आता है, ये हम सभी को पता है। जीके टोटल 10 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। पहले क्वेश्चन सीधा पूछा गया, गौतम बुद्ध ने आम लोगों को किस सामान्य भाषा में शिक्षा दी ताकि हर कोई उनके संदेश समझ सके। और दोस्तों ये चीज हमेशा फिक्स कर लेना, अब जो डेली क्लास होगी आपकी 6:30 बजे डेली क्लास होगी, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। इन क्वेश्चन का रिपीट वहां पे बार बार कुछ क्वेश्चन आएंगे, इनका रिवीजन करते हुए वहां पे आपको चलना है। तो इसके चार ऑप्शन क्या थे, संस्कृत था, प्राकृत था, अवधी था और सिंधी था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी वहां पे अगर रिपीट होता है तो सीधा सीधा आपको राइट आंसर क्या देना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आपको बता देना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर यहाँ पे इसकी जगह पाली लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए, पाली भाषा भी आपको लिख के आ जाता है, तब उसको भी आपको वहां पे टिक करना है। अगर यहाँ पे प्राकृत की जगह आपका पाली भाषा वहां पे लिखी हुई आ जाए, क्योंकि बुद्ध के उपदेशों को पाली भाषा में भी आपका वहां पे लिखा गया है, तो या तो प्राकृत दिखाएगा या तो पाली भाषा आपके सामने वहां पे ओपन होगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जो कि करंट अफेयर का आता है। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके 10 क्वेश्चन आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में जीके के आते तो 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का जरूर वहां पे आपसे पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया, भारत का कौन सा प्रमुख डेयरी ब्रांड नवंबर 2024 के अंत तक स्पेन में लॉन्च के साथ यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार था। चार ऑप्शन क्या थे यहाँ पे, मदर डेयरी, पराग, आनंदा और अमूल। तो राइट आंसर इसका क्या, सीधा सीधा आपको बताना है। देखो करंट अफेयर क्या होता है, क्वेश्चन भाई चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं सीधा सीधा वही क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि करंट के भी क्वेश्चन किस लेवल तक आपसे वहां पूछे जा सकते हैं। यही जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे वहां पे छोड़ के आते हैं, तो और आपको ये गलती वहां बिल्कुल वहां पे नहीं करनी है। तो राइट आंसर आपको बताना इसका था अमूल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर अमूल से क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपके जो अगला एग्जाम आ रहा है वहां कुछ चीजें और पूछ लें। जैसे ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमूल का फुल फॉर्म बता दो क्या होता है, या फिर अमूल की स्थापना कब हुई थी, कौन से शहर में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सीधा सीधा बताना है कि जो आपका अमूल है इसकी स्थापना क्या बताओगे, 1946 में। कब बताओगे, 1946 में हुई थी। और कहां पे हुई थी, कौन से राज्य में, तो राज्य का नाम बता दोगे, गुजरात राज्य यहाँ पे आप बता दोगे। अगर पूछा गया अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बताओगे,
आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म वहां पे आपका हो जाता है। और ये भारत का सबसे बड़ा दूध और डेयरी उत्पाद निर्माता भी आपका वहां पे हो जाता है। इस वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ये दोनों आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। अच्छा ये बताओ, गोस्वामी तुलसीदास ने विक्रम संवत 1631 में ये रामनवमी के दिन किस स्थान पर रामचरितमानस की रचना की शुरुआत की थी? चार ऑप्शन क्या थे? इलाहाबाद है, अयोध्या है, चित्रकूट है, बनारस है। तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर बात होती है रामचरितमानस की तो हमें सीधा क्या याद आता है? आप कहोगे अयोध्या नाम याद आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या कह दोगे? हम तो कहेंगे अयोध्या, ऑप्शन बी सीधा सीधा आपको राइट आंसर बता देना है। काउंट करना है सनला, क्योंकि सारे क्वेश्चन में वही करा रहा हूं जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस वहां पे जरूर आप करते हुए चलिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, अगर रामचरितमानस में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस जो ये तुलसी द्वारा कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो भाषा भी याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां भी याद करना अवधी भाषा। तो तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा था? आप बताओगे अवधी भाषा का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उच्च पहाड़ी इलाकों में उन सड़कों का निर्माण किया है जो चंडीगढ़ को मनाली और लेह को लद्दाख से वहां पे जोड़ती है, यानी और लेह लद्दाख को वहां जोड़ती है? क्या है यहाँ? पहला ऑप्शन दिया जा रहा, दूसरा दिया गया, तीसरा दिया गया, चौथा दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर आप क्या बताओगे इसका? देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जब ये दानापुर जड़ारो में क्वेश्चन पूछा गया था तो कई बच्चों ने आरटीआई भी यहाँ पे लगाई थी, क्यों कंफ्यूजन बहुत था वहां पे, और ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने वहां पे छोड़ के ही वहां पे आ गए थे। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बताना है? ये हो जाएगा आपका सीमा सड़क संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, और यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, एक तो ये पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका सीमा सड़क संगठन है इसकी स्थापना किस वर्ष वहां पे हुई थी, तो वर्ष कब बताओगे? 1960 वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका अगर ये पूछा मेन काम ही क्या हो जाता है, मुख्य कार्य इसका क्या हो जाता है, तो इसका मुख्य कार्य सीधा बताओगे सीमावर्ती और दुर्लभ क्षेत्रों में सड़कें बनाना, पुल बनाना, ये इसका मेन काम वहां पे आ जाता है। ये वर्ष भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी स्थापना आपकी किस वर्ष वहां पे हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो ये कब पारित वहां पे किया गया था? भाई ये एक्ट काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए और बहुत ही डीप क्वेश्चन वहां पूछे गए हैं, यानी कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनके आंसर हम लोग वहां पे क्या दें। देखो यहाँ पे ये दिए गए 4 वर्षों के नाम दिए गए, तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होता है तो क्या बताओगे राइट आंसर? इसका सीधा बताना है 1856, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये जो एक्ट था ये 1856 में ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन द्वारा आपका ये लागू किया गया। इसके तहत भारतीय सैनिकों को विदेश में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था। आप देखोगे जो वहां पहले युद्ध वहां पे हुए होते, जो भारतीय सैनिक थे उनको भी बाहर भेज दिया जाता था, क्योंकि ये जो एक्ट पारित हुआ था इसमें यही संशोधन वहां पे आपका किया गया था। और जो आपने देखा होगा ना, एक बार 1857 का जो विद्रोह वहां पे हुआ था, इसकी वजह से ही वहां पे हुआ था। इस एक्ट ने ब्रिटिश जो सेना में जो भर्ती के नियम थे उनमें काफी चेंजमेंट वहां पे कर दिए, यानी कि जो भारतीय नागरिक थे अगर सेना में भर्ती होते थे तो उनको युद्ध के लिए बाहर भी वहां पे जाना पड़ता था। यह संशोधन इसी एक्ट में आपका वहां पे किया गया था। तो राइट आंसर क्या बताओगे? 1856 ईस्वी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान रेवाड़ी का नेतृत्व कौन किया था? रेवाड़ी जो आपका हरियाणा राज्य में
पूछा मतलब रहता है वहां पे। इसका क्वेश्चन ये आपका रिपीट बहुत बार हुआ है। ये जो आपके पहले जो आपके एआरओ वहां हरियाणा राज्य में पढ़ते थे वहां पे ये क्वेश्चन बहुत बार वहां पे रिपीट वहां पे हुआ था। तो जो बच्चे मान लो जीडी का ट्रेडमैन का एग्जाम वहां पे देते और हरियाणा से आते उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो यहां पे सीधा राइट आंसर आप क्या बता दोगे, राव तुलाराम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राव तुलाराम हो जाएगा। और ये दानापुर जडारो में क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में वहां क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखो जो आपके ये राव तुलाराम है, ये रेवाड़ी के कौन से हो जाएंगे, ये आपका अहिरंस राजा, यहां पे याद कर लिख लेना कौन से राजा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके अहिरवंशी राजा। कैसे राजा हो जाएंगे, ये अहिरवंशी राजा यहाँ पे हो जाते हैं। और इन्होंने 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व वहां पे किया गया था। और आज ही रेवाड़ी में इनकी अच्छी खासी मान चलना इनको लोग जानते हैं, वहां पे पहचानते हैं। और जो हरियाणा के बच्चे होंगे उनको इनके बारे में जरूर पता वहां पे होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको जो आपके आर्मी जीडी हो गया ट्रेडमैन हो गया वहां भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। लेकिन ये हमारे आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज लोकप्रिय। भाई देखो जो हरित क्रांति की बात यहाँ पे होती है इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके, वो भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन और आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पूछे गए थे जब आपका ये लखनऊ जडारो में एएमसी में एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या बताओगे कि भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीज कौन हो जाएंगे, अधिक उपज वाली किस्में। ऑप्शन नंबर बी आप बताओगे राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। किस प्रकार के बीज, HVY इस प्रकार के बीज यहाँ पे हो जाते हैं। और देखो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बताओ जो आपकी हरित क्रांति है भारत में कौन से दशक में आई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये डेट याद कर लेना, जो आपका 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति यहाँ पे आई थी। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये हो जाता है, ये नाम याद कर लेना किसका, डॉक्टर नॉर्मन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्मन बोरलॉग का। ये इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे काफी ज्यादा आपका हो जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर कभी पूछा गया हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ये नाम अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आप ये काउंट करते चलना स्कोर कितना आपका यहाँ पे बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस संगठन की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम किया गया। देखो अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं काफी अच्छे खासे बन रहे हैं और मैं वही लेवल भी आपके लिए लेके चल रहा हूं। अगर ये मान चला यहाँ पे जो ये 50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने फिलहाल 35-36 तक भी सही कर पा रहा है, उसकी तैयारी अच्छी खासी वहां पे चले। पर आप दिल से देखना, चीटिंग यहाँ पे ना करिए, काउंट करना कितना स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर आप यहाँ पे क्या बताओगे, ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल भी तभी आपके वहां पे बने थे, ये भी याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। भारत में किस संगठन की, ये तो वही क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर केंद्रित आर्थिक सुधार कब शुरू किए गए। आर्थिक सुधार कब शुरू किए ये पूछा गया। 1975 हो गया, 2010 होगा, 1991 होगा या फिर 2000 होगा। तो राइट आंसर क्या बताओगे, सीधा सीधा यहां पे बताना है 1991 बताओगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी कि 1991 भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत वहां पे कर दी थी। तो क्या बताओगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कमेंट बॉक्स सारे बच्चे लास्ट में ये जरूर बता के चलना, इतने 50 क्वेश्चन में कितने बच्चों का क्या स्कोर वहां पे आपका आ रहा है।
अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु वित्त बैंकों के बोर्ड निदेशक के लिए सितंबर 2024 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? करंट अफेयर क्वेश्चन बन जाता है। मैंने कहा 10 में 2 क्वेश्चन हर बार आपके करंट अफेयर के वहां पे आते हैं, तो करंट अफेयर की प्रैक्टिस जरूर करिए, आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? दिल्ली है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, मुंबई है। तो क्या बताओगे राइट आंसर? आप बताओगे बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये जो आपका लघु वित्त बैंक यहाँ पे होता है, ये क्या होता है? छोटे व्यवसायों और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। जो छोटे बैंक है या जो लघु उद्योग है उनको सहायता प्रदान करता है वहां पे। तो क्या बताओगे राइट आंसर? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जीके के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखो अब इसके आगे हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स देखेंगे। देखो मैथ में एक चीज ये ध्यान रखना, 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के रहते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे एडवांस के रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वैसे ही तैयारी भी करेंगे वहां पे जैसे क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। बस यही लेवल और यही पैटर्न आपका एग्जाम का भी वहां पे होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके न्यू पैटर्न बेस ही मैं करा रहा हूं जो फिलहाल आपके एग्जाम वहां पे पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति एक यात्रा 9 घंटे में पूरी कर सकता है, वह यात्रा का पहला 1/3, क्या लिखा है? पहला 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? क्या पूछी गई है? दूरी। यहाँ पे देखो हमें एक फार्मूला क्या पता रहता है, देखो चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। ये हम मानते मेरा फार्मूला यहाँ पे हो जाता है। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या लिखा? अगर हम ये मान चलें कि हमारी कुल दूरी मान लो डी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, कुल दूरी क्या होगी? डी। अब इसको क्या किया, इसने 2 पार्ट में वहां पे डिवाइड कर लिया। इसमें बोला गया पहला 1/3। अगर जो कुल दूरी अगर डी है हमारी, पहला 1/3 क्या हो गई? ये तिहाई हो गई। तो शेष कितनी दूरी बचेगी भाई? अगर d/3 होगी तो हमारी 2d/3, ये मान लो हमारी शेष दूरी यहाँ पे हो गई, ठीक है। और लेकिन हमें दिया क्या गया? समय दिया गया है। अगर चाल बराबर दूरी बटे समय है तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? अगर यहाँ पे हम समय बराबर लिख दें तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल हमारा हो जाएगा। देखो समय कितना दिया गया? समय टोटल हमें बता दिया गया है 9 घंटे में पूरी दूरी उसे पूरी करनी है। तो हमें क्या पता हो गया? समय पता हो गया हमारा कितना? 9 घंटे। तो यहां पे हमने सीधा लिख दिया 9 घंटे। तो ये बताओ समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी क्या है आपकी? d/3, ये हमारी दूरी हो गई, दूरी बटे, अब यहां पे अगर हम करेंगे चाल पहले कितनी दी गई आपकी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके नीचे 10 लिखने से अच्छा हम सीधा यहीं पर क्या लिख देते हैं? 10 लिख देते हैं। अब देखो प्लस, अब शेष दूरी 2d हो जाएगी बटे कितनी थी यहाँ पे? 3 हो जाएगी। और यहाँ पे चाल क्या आपकी है? ये 20 यहाँ पे हुई। ये नॉर्मल चीजें हैं, अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आता है तो ऐसे बड़ी आसानी से आप इनके आंसर वहां पे दे पाओगे। बस हमें निकालना है क्या? इस डी का मान आपको निकाल देना, वही आपकी कुल दूरी यहाँ पे हो जाएगी। देखो और सोल्व कर लो, कितना आ गया? 9 बराबर हो गया ये d/30 प्लस 2d बटे ये हो गया 60 हो गया। इसके नीचे हमने क्या किया? अगर एलसीएम ले लो, 60 आपका एलसीएम हो गया तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर हो गया आपका 2d, इधर आपका 2d ऑलरेडी लिखा ही है, यानी कि कितना हो गया? यहां 60 गुणे 9 कर दो, कितना आ जाएगा? इधर लिख देते हैं, यानी कि यहां पे एलसीएम कितना होगा? इसका गुणा इससे हो गया आपका 9 गुणे 60। अब देखो यहाँ पे 2d, यहाँ 2d है, 4d हो गया। तो d बराबर कितना हो गया? d बराबर हम 4 से यहाँ डिवाइड कर दो, ये बराबर d के हो गया। अब बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो करिए, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 से कर दो, 2 दूना 4 हुआ, ये किया आपने 30 कर दिया, 2 से किया ये आपका 15 यहाँ पे हो गया, और 9 गुणे 15 कर दो, कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 135 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या कह दो, कुल दूरी कितनी आपकी हो गई? 135 किलोमीटर की हमारी दूरी हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आएंगे, बस छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जहां से हम आंसर बड़ी आसानी से। अब इसके आगे हमारा मैथ का अगला सवाल आता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हमारा एडवांस मैथ का था। मैंने अभी कहा कि 2 क्वेश्चन एडवांस
मैथ के आते हैं और आपके 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक के वहां पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया, उस शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका आयतन ऊंचाई हमें दी जा रही है और हमसे क्या पूछा गया, व्यास हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जो शंकु का आयतन क्या होता है। और देखो इस सवाल में क्या पूछा गया, व्यास पूछा गया। व्यास को निकालने का केवल त्रिज्या का मान पता कर लीजिए, जो आपका त्रिज्या का मान वहां पे निकल के आएगा, त्रिज्या को आपको डबल कर देना, वो आपका व्यास यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें पता है शंकु का आयतन क्या होता है हमारा, ये आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसका टोटल मान ये कितने बराबर दिया गया, ये आपका 3696 के बराबर दिया गया। तो सारे मान यहाँ पे आप रख लीजिएगा। 1/3 पाई का मान अभी हमें दिया गया, क्या कितना दिया गया, 22/7 दे दिया गया है। और आर स्क्वायर हम सीधा यही लिख देते हैं, एच का मान हमें 18 दिया गया है। और ये टोटल आपका आयतन कितना है, 3696। अब यहाँ पे हमें आर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर सीधा सीधा हम क्या करते हैं, 3696 कर देते हैं, गुणे ये आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा और बटे कितना हो गया यहाँ पे आपका, ये गुणे 7 हो गया। इधर आपका ये 22 यहाँ पे आ जाएगा, ये 18 आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये निकालो, इसका सोल्व करिए कितना यहाँ पे आ जाएगा। जब इसे सोल्व करोगे जो चीज वैल्यू कटे यहाँ पे आप काट दिए सभी की वैल्यू यहाँ पे, तो टोटल ये आपका हो गया 196 यहाँ पे आ गया। यानी हमें पता हो गया आर स्क्वायर बराबर हमें अगर 196 दिया जा रहा है तो ये आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल करो 196 का, तो इसका वर्गमूल कितने को हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14 के बराबर। तो अब ये बताओ, अगर हमें पता हो गया, अगर हमें त्रिज्या मिल गई 14 इकाई, तो अगर अब व्यास पूछा जाएगा तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो 14 का आप जब डबल करोगे तो व्यास कितना हो जाएगा, 14 गुणे 2 करोगे, ये आपका हो जाएगा 88 यहाँ पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी 28 इकाई हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 14 गुणे 2 किया 28 आ गया और ये 28 इकाई हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन सीधा सीधा के फार्मूला बेस वहां पे हो जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि ये बताओ 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद आपकी 3840 हो जाती है और समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे यहां पूछा गया है। देखो साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे अगर हम कहें 10% दिया तो 1 साल बाद कितना मिलेगा, हम कहेंगे भाई टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, 10% हिसाब से 110% हो जाएगी। 2 वर्ष हो गया 120% हो जाएगी। यानी कुल मिला के मान चलो, अगर यहाँ पे हम मान चले ये हमारा मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है, अगर ये 100 है आपका, ठीक है, तो ये 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अगर दर कितनी दी जा रही है आपकी 10%, तो भाई पहले साल 10% बढ़ी, अगले साल फिर 10% बढ़ी, यानी ये टोटल हमारा हो जाएगा 120% यहाँ पे हो जाएगा। अब यही चीज आपको दी जा रही है, क्या दी गई है, 3840 रुपए। तो ये इसका जो मान है ये आपका दिया गया 3840। तो बस सीधा सीधा सबसे पहले आप क्या निकालो, इसका मूलधन यहाँ पे निकाल लो। जो आप इसका मूलधन जैसे निकालोगे, मूलधन निकालने के बाद 2 साल का हमें क्या पूछा गया, साधारण ब्याज पूछा गया। और साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे ये बताओ, अगर 120 बराबर है 3840 के, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा। तो यहां पे हम करेंगे 3840 बटे 120 गुणे 100, ये हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा मूलधन आपका निकल के आ गया। अब देखो, अब इसका 2 साल का हमें निकालना साधारण ब्याज, तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर, दर कितनी है आपकी 10% ही, यहाँ पे समय कितना है आपका 2 वर्ष ही है, और बटे हमने क्या किया, बटे आपने कर दिया 100। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 साल का आपका साधारण ब्याज यहां से निकल के आ जाएगा। देखो यहां से इस 100 से ये 100 सीधा सीधा हमारा कट गया, इस 0 से 0 काटा ये कट गया, 2 से काटा ये 2 शाक 12 ये कट गया हमारा। यानी अब इसे सॉल्व करो, टोटल कितनी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 640 रुपए।
तो सीधा सीधा आपने क्या कह दिया भाई, हम तो कह दिया ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन बड़ी आसानी से आप वहां पे कर सकते हो और इस तरह बड़ी आसानी से इनके आंसर भी वहां पे दे सकते हो। इनमें टाइम वहां पे नहीं लगता और ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे छोड़ने भी नहीं वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। तो एक साइकिल का अंकित मूल्य है 1456 है। अब एक दुकानदार 10% की छूट देता है और 12% का लाभ प्राप्त करता है। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कभी अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन वहां पूछा जाए, कैसे इसे वहां पे सॉल्व करोगे, ये ध्यान से देखो। ये हमारा हो गया मूलधन हो गया और ये हम मान चलते ये हमारा देखो मूलधन क्या, क्रय मूल्य लिख लो यहाँ पे, ये हो गया क्रय मूल्य हो गया, ये आपका मार्क प्राइस यहाँ पे हो गया। देखो अब जो आप डिस्काउंट वहां पे दे रहे थे, डिस्काउंट वाला इसके नीचे लिख लो, कितना डिस्काउंट हमने दिया 10%। तो 100 में अगर 10% की आपने छूट दे दी, कितना बचा, आपने कहा 90, यहाँ पे वैल्यू रखी 90। और देखो 12% का लाभ, लाभ हो हानि हो कुछ भी हो, आपका मार्क प्राइस में ही आप वहां पे ऐड करोगे, क्योंकि भाई जो हम डिस्काउंट देते किसमें होता है, डिस्काउंट में ऐसा। देखो यहाँ पे आपको जो वैल्यू ऐसी यहाँ पे लिखनी है। देखो अब जो लाभ वाला आपका रहेगा, लाभ वाला मार्क प्राइस के नीचे लिख दो। तो 12% लाभ है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख दोगे, 112, ये ठीक है। अब देखो एक साइकिल का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना हो गया, 1456 के बराबर। यानी हमें ये पता हो गया ये आपका 1456 के बराबर यहाँ पे दिया गया। किसके बराबर दिया गया है, 1456 के। अब बस सीधा 90 की वैल्यू आप निकाल लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी अगर हमें पता है 112 बराबर आपका है ये 1456 के बराबर है, तो ये बताओ 90 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1456 बटे 112 गुणे 90। इसकी वैल्यू आपको निकालनी, सोल्व करिए कितना यहाँ पे आ जाएगा। इसको जैसे आप यहाँ काटोगे ये आ जाएगा 1170 रुपए, आपकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो सीधा सीधा क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बताओगे, 1170 रुपए आपका इसका क्रय मूल्य यहाँ पे हो जाता है, जो चीज हमसे यहाँ पूछी गई है। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन को जबलपुर जडारो में ही वहां पूछा गया। अब यही लेवल आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन वहां पे नहीं आएंगे। जो बच्चे वहां बोलते हैं सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड वहां पे आ गया, हम इनके आंसर वहां पे नहीं दे, इतना हमारे टाइम नहीं बचा, हमने तुक्के मार दिए, तो भाई उसके लिए बिल्कुल परेशान है। बाद में ऐसे क्वेश्चन आपको केवल ऑप्शन से मैं लगा के सोल्व करूंगा कि जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं जो आप केवल ऑप्शन दे के कैसे उनके आंसर वहां पे मार सकते हैं। क्योंकि जो मैं आपकी अपने एप्लीकेशन क्लास से वहां पे स्टार्ट करा रखा हूं, वहां में प्रॉपर आपको ऑप्शन देख के मैं बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप ये ऑप्शन देखोगे और उनके राइट आंसर मार दोगे, वो तरीके में वहां पे ऑलरेडी आपको बताना शुरू कर दिया है। तो उनके उस पे आप पकड़ बना के चलना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, हर जगह वो चीजें आपको काम वहां पे आने वाली हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन मैथ का हो जाता है। इसमें क्या पूछा गया है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस है जो आपकी 14 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। तो समान दूरी को 11 घंटे में तय करने के लिए बस किस चाल से यात्रा करनी होगी। देखो यहां पे क्या है, ये दी गई है आपको, चाल दे दी गई है और यहाँ पे समय कितना लगा, 14 घंटे। तो दूरी कितनी हो जाएगी, अभी मैंने बताया चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमें ये पता होगा दूरी क्या होगी हमारी 11 गुणे 14, ये तो टोटल हमारी क्या निकल के आएगी, दूरी आ जाएगी। अब जब दूरी हमें पता हो गई, अब सवाल में क्या बोला गया, अगर इतनी दूरी को हमें 11 घंटे में तय करना हो तो ये बताओ चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, दूरी कितनी है हमारी, दूरी सिंपल सा 11 गुणे 14 है और कितने समय में हमें तय करनी है, 11 घंटे में, बटे कर दें 11, इस 11 से 11 काट दोगे, टोटल क्या निकल के आ गया, 14 आपको निकल के आ गया। तो क्या कह दोगे, चाल आपकी 14 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल यहाँ पे आपकी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह बड़ी आसानी से इसका आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन मैथ के कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपना बचेगा फिजिक्स के क्वेश्चन, देखते हैं कि फिजिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बड़ी अच्छे से वहां पे कर रहे होंगे। देखो ये मान चलना, ये सारे क्वेश्चन अभी से आप इनका रिवीजन और प्रैक्टिस करते हुए चले हुए ना, तो आपके एग्जाम तक आपके इतने सारे क्वेश्चन वहां पे हो जाएंगे कि आप जब भी पेपर में बैठोगे इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। लेकिन इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। मैं हर बार आपसे वहां पे बोलता हुआ चलता हूं। चलिए अगला सवाल हमारा आ जाता है, फिजिक्स का आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कुलिच नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलिच नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें या फिर गामा किरणें। तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका, सीधा सीधा आप क्या बताओगे, हम तो बताएंगे एक्स किरण। हमारे अगर क्वेश्चन में रिपीट हुआ तो क्या कहोगे, एक्स किरण, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो एक्स किरणों के ये खोज करता भी आपसे पूछे जाते कि इनकी खोज किसने की थी। तो खोज अगर आपसे पूछा जाए तो क्या किसका नाम बताओगे, विलियम का नाम आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। किसका, विलियम डी कुलिज, इनका नाम बिल्कुल याद कर लेना। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये आपका पूछा जा चुका है। अब ये बताओ जो आपका एक्स किरणें होती हैं, अगर पूछे इनका उपयोग कहां पे होता है तो उपयोग क्या बताओगे, इनका उपयोग होता है चिकित्सा में, हड्डियों की जांच के लिए होता है। अब देखो किसी अगर हड्डी में फ्रैक्चर वहां पे हो जाता है ना, तो कहते हैं ना जब भाई एक्सरे करा लो, तो यही वहां पे यूज होता है कि हड्डी कहां से क्रैक हो गई, कहां टूट गई, ये चेक करने के लिए भी इसका काफी ज्यादा वहां पे यूज आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आप सीधा सीधा बता दोगे। अब बताओ हमारी आकाश गंगा की आकृति क्या है, हमारी आकाश गंगा की आकृति क्या। वैसे इसका आंसर लगभग सभी को पता होना भी चाहिए, अगर किसी को नहीं पता भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे एग्जाम में वहां पे। तो अब ऐसा भी नहीं है कि जो क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जा रहा हो अब ना पूछा जा रहा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडारो में सीधा सीधा पूछा भी वहां पे गया था। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे, वैसे सारे बच्चों को पता ही होगा, स्पाइरल ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो कभी अगर ये पूछा जाए हमारी आकाश गंगा का नाम ही बता दो, तो आकाश गंगा का नाम भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाएगा आप बताओगे, मिल्की वे। मिल्की वे ये नया नाम आप याद कर लेना कि मिल्की वे हमारी आकाश गंगा है जिसकी आकृति कैसी होगी, आप बताओगे स्पाइरल, यानी कि स्पाइरल आकृति यहाँ पे आपकी हो जाती है। और देखो जो मिल्की वे यहाँ पे होता है ना, इसमें एक चीज ये याद कर, कम से कम 100 से लेके 400 अरब तारे हैं, इतने अरब तारे भाई इसमें है हमारा। और जो सूर्य है ना, सूर्य इसी में एक गिना हुआ तारा वहां पे आता है, इतने अरब तारे वहां पे आपके हो जाते हैं। और देखो अगर ये देखा जाए जो सूर्य होता है, सूर्य मिल्की वे के कि एक कहा जो सर्पिलाकार भुजा होता है ना, ऐसा भुजा है मान सर्पिलाकार, इसकी एक भुजा में सूर्य वहां पे स्थित आपका वहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ क्या हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक होंगे, नोल और रुस्का हो जाएंगे, या लिवेन हुक हो जाएंगे, जैनसन हो जाएंगे। तो अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी ये रिपीट हुआ, हम सीधा सीधा किसका नाम बताएंगे, नोल और रुस्का का नाम बताएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो आपका यहाँ पे था, अगर ये पूछा जाए इसकी आविष्कार वर्ष अगर पूछ लिया जाता तो 1931 आप यहाँ पे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और अर्नेस्ट जो आपके रुस्का यहाँ पे थे ना, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो कभी पूछा जाए इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1986 इसमें इनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए वहां पे दिया गया था। तो ये भी याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग वहां पे होता है। तो बताइए सोडा लाइम कांच होगा, या आपका बोरोसिलिकेट कांच हो गया, क्रुक्स कांच हो गया, या लीड कांच होगा। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया गया तो कौन से कांच का उपयोग होता है, क्या बताओगे सीधा सीधा आप बताओगे क्रुक्स कांच का यूज होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो आपका क्रुक्स कांच होता है, ये धूप के चश्मे में जो आपके यूवी किरणें होती हैं जो सूर्य से आती है उनको क्या रोकता वहां पे। तो क्या बताओगे क्रुक्स कांच, इसका राइट आंसर नाम आ जाएगा। और देखो इसका नाम जो क्रुक्स कांच है ये किस वजह से पड़ा था,
तो एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम लिख लेना, क्या नाम था? सर विलियम। वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे? सर विलियम क्रुक्स। ये वैज्ञानिक का नाम था। इन्होंने इस कांच की खोज वहां पे की थी, इसी की वजह से इसको क्रुक्स नाम ही वहां पे दे दिया, इसको क्रुक्स कांच ही वहां पे ये आपका बोला जाने। ये आपकी आंखों को हानिकारक जो हमारी पराबैंगनी किरणें सूरज वहां पे आती है, उससे ये क्या प्रोटेक्ट वहां पे आपकी करती हैं। तो क्या बताओगे? क्रुक्स कांच हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ, अनुदैर्घ्य तरंगे किसम से नहीं गुजर सकती हैं? जो आपके अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ये किससे नहीं गुजर सकती है? तो क्या बताओगे? बताओ, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, निर्वात होगा? तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर हमारा पूछा गया तो क्या बताएंगे? सीधा सीधा राइट आंसर आप बताओगे, सीधा निर्वात आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बता दोगे? निर्वात। निर्वात शायद यहाँ पे लिख भी गया था। तो राइट आंसर क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर डी निर्वात आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो, क्योंकि होता है क्या ना, जो आपके अनुदैर्घ्य तरंगे होते इनके संपीड़न और विरलन द्वारा ही आपकी वहां पे चलती है, तो इनके लिए कोई ना कोई माध्यम होना जरूरी होता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। जब कोई माध्यम होगा तभी ये वहां पे गति कर सकती है। और अगर निर्वात में क्या होता है, कोई वहां पे इनका माध्यम होता ही नहीं, ना ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। तो यहाँ पे क्या बताओगे? अनुदैर्घ्य तरंगे ये वहां पे नहीं गुजर सकती। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद तो हमारी बायोलॉजी केमिस्ट्री बचती है, जिसके 15-15 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पूछे जाते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन एक सर कराएंगे वहां पे, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी वहां बताएंगे, सारे फैक्ट भी वहां पे आप देखते हुए चलेगा। अब इसके आगे टोटल हमारे 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के आ जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए सर इसके आगे क्वेश्चन वहां पे कराइए। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को पता है कि बायोलॉजी के अपने 15 क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बायो का, देखना। कह रहा है कि कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों का तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। बात की गई है कि कौन सा पादप है ऐसा जो ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों, किसकी बात कर रहा है? जल और खनिज पोषकों की। ध्यान रखना, अगर बात की जाए जल और खनिज पोषकों की तो ये आपका हो जाता है क्या? जाइलम। क्या हो जाता है? जाइलम। आप ध्यान क्या रखोगे, जो जाइलम है इसका काम क्या होता है कि ये जड़ों से लेकर पत्तियों तक, कहाँ? जड़ से स्टार्ट होता है, रूट से लेकर लीफ तक क्या करता है? एक तरफा परिवहन करता है। तो लिख लेना आप जाइलम। जाइलम आपका क्या होता है? जाइलम आपका क्या होता है? जाइलम जो आपका होता है बेटा, जाइलम का काम क्या होता है कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक एक तरफा परिवहन करता है। लिख लेना, जड़ों से लेकर, जड़ों से पत्तियों तक एक तरफा ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है। तो ध्यान रखना क्या करता है? ये परिवहन करता है। क्लियर बेटा? क्या क्लियर है आपको कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक एक तरफा परिवहन करता है? तो जो इसका राइट हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा आपका जाइलम हो जाएगा। जाइलम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखना, कहा गया कि वह जो स्वयं भोजन बना लेते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग ध्यान रखो कि जो स्वयं भोजन बनाते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है, और जो किसी अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं वो विषमपोषी या मृतजीवी होते हैं। बात ध्यान रखना, अगर बात विषमपोषी पोषण और मृतपोषी पोषण की जाए, किसकी? एक हो जाता है आपका विषमपोषी। क्या हो जाता है? विषमपोषी पोषण। ठीक है, और साथ ही साथ एक आपका हो जाता है क्या? मृतपोषी पोषण। क्या हो जाता है? मृतपोषी पोषण। ठीक, तो इन दोनों की बेटा अगर बात की जाए, तो इनका काम क्या होता है? तो आप ध्यान रखना, ये जो दोनों होते हैं, इन दोनों का ये अपना भोजन बनाने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन बनाने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। तो आप लिख लेना कि जो ये विषमपोषी और ये हैं, ये क्या है? अपना भोजन या भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। अन्य जीवों पर
निर्भर होते हैं। क्लियर बेटा? अगर बात की जाए कि विषमपोषी और मृतपोषी ये दोनों ही अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर यहीं पे बात कर ली जाए स्वपोषी की, किसकी? स्वपोषी की कर ली जाए, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कर ली जाए, तो आप ध्यान रखना इनको अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो आप लिख लेना, अगर बात किसकी की जाए? स्वपोषी। तो स्वपोषी वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे जिसमें पौधे जीव सूर्य की, किससे? सूर्य की रोशनी हो गई, पानी और कार्बन, किससे? तो लिख लेना, जो हमारे स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लेना, सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बना लेते हैं, ठीक। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो बात समझ में आई? जो स्वपोषी होते हैं ये भोजन स्वयं बना लेते हैं, और जो विषमपोषी और मृतपोषी होते हैं क्या? ये भोजन आपका क्या बना लेते हैं? ये भोजन बनाने के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा कि पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति की जा सकती है। क्या? जिसकी आपूर्ति की जा सकती है। तो आप ध्यान रखना, कह रहा कि वृद्धि के लिए किसकी? न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। क्या न्यूट्रिशन की बात कर रहा है? आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति की जा सकती है। किससे की जा सकती है? तो केवल मिट्टी और वायु, दूसरा मिट्टी, जल और वायु, तीसरा केवल मिट्टी और जल, और लास्ट ऑप्शन है आपका केवल मिट्टी। तो आप ध्यान रखना अगर बात पोषक तत्व की जाए, किसकी? पोषक तत्व की जाए, तो किसकी बात? आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी होगी। पोषक तत्व के लिए आपको मिट्टी की भी आवश्यकता होगी, आपको वायु की भी आवश्यकता होगी, और आपको जल की भी आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना तीनों, क्योंकि इन तीनों से ही क्या होगा? इसको पोषक तत्व की पूर्ति मिलेगी, ठीक है। कौन कौन? तो लिख लेना, मिट्टी हो जाएगा आपका, मिट्टी हो जाएगा, जल हो जाएगा और वायु हो जाएगा, ठीक। मिट्टी हो जाएगा, जल हो जाएगा और वायु हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पोषक तत्व की आवश्यकता होती है तो आपको किसकी? मिट्टी, जल और वायु की बात की जाएगी, ठीक। अगर बात साथ ही साथ कर ली जाए कि मिट्टी पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे, क्या? अगर बात मिट्टी की करोगे तो ये पौधों को फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे खनिज प्रदान करता है। क्या? अगर बात मिट्टी की कर लो, अगर बात मिट्टी की कर लो तो ये पौधों को क्या देता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे खनिज प्रदान करता है, ठीक है। लिख लेना, मिट्टी क्या? फास्फोरस और नाइट्रोजन बेटा, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? ये आपके खनिज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खनिज हो जाते हैं। तो मिट्टी की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे खनिज प्रदान करता है, लेकिन साथ ही साथ आपका जल और वायु भी हो जाएगा। जल आप सभी लोग जानते हो कि जड़ों के माध्यम अवशोषित होता है, मतलब ये क्या है? जल अवशोषित करने का काम करता है, जिससे हमें क्या होता है? परिवहन में मदद होती है, मतलब आने जाने में उसमें मदद हो जाती है। तो ये बातें सारी क्लियर होगी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि पत्तियों से जलवाष्प के रूप में नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है। जो आपका पत्तियों से जलवाष्प के रूप में नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है, तो इसका ऑप्शन है लताओं द्वारा, परिवहन द्वारा, शिरा विन्यास द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो आप सभी लोग ध्यान रखना क्या? जो पत्तियों से जलवाष्प के रूप में नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है, पत्तियों से जलवाष्प, तो ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हो। क्या कहते हो? लिख लेना आप, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हो? वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। क्या? ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हो बेटा? ट्रांसपिरेशन कहते हो, ठीक है, ठीक। अगर बात की जाए साथ ही साथ कि भैया आपने तो बता दिया वाष्पोत्सर्जन, लेकिन इसका काम
तो आप ध्यान रखना, ये वाष्पोत्सर्जन होता है पर्यावरण में नमी बढ़ाने के काम आता है। क्या? पर्यावरण में नमी को बढ़ाने में योगदान देता है। ठीक है, तो लिख लेना, ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में क्या करता है? नमी बढ़ाने में भी योगदान होता है। ठीक है, क्या? नमी बढ़ाने में योगदान देता है। बात क्लियर बेटा? क्या क्लियर? कि पत्तियों से जलवाष्प के रूप में प्रक्रिया द्वारा निकलता है। तो आप ध्यान रखना, जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कह रहा पत्तियों का चौड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? तो आप ध्यान रखना, जो पत्तियों का चौड़ा हिस्सा है उसे आप क्या कहते हो? लैमिना बोलते हो। तो ध्यान रखना, क्या? जो हमारी पत्ती का चौड़ा हिस्सा होता है, इसको आप क्या बोलते हो? तो फलक बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो? फलक बोलते हो। फलक यानी लैमिना बोला जाता है इसको। ठीक, क्या बोलते हो आप इसको? लैमिना बोलते हो, फलक बोलते हो। तो इसका काम अगर पूछ लिया है तो आप ध्यान रखना, जो हमारा फलक होता है पौधों की भोजन की निर्माण प्रक्रिया का केंद्र। ये क्या है? ये जो फलक है हमारा पौधों की भोजन, जो हमारा भोजन होता है उसकी निर्माण प्रक्रिया का केंद्र। लिख लेना, पौधों की भोजन निर्माण प्रक्रिया का केंद्र है। निर्माण प्रक्रिया का केंद्र है। बात बेटा क्लियर हो गई? क्या क्लियर हो गई? जो हमारी पत्ती का चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसको आप क्या कहोगे? तो उसको आप बोलोगे फलक यानी लैमिना। अगर बात की जाए काम क्या होता है, तो पौधों की भोजन निर्माण करने की एक प्रक्रिया का केंद्र होता है। बात क्लियर है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका फलक यानी लैमिना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक स्तरीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के कितने प्रतिशत? बेटा देखो, आप सभी लोग इतनी मेहनत से पढ़ो कि आपको कभी भी ये महसूस ना हो कि हमने पढ़ाई में कसर की। क्योंकि जब बच्चा सक्सेस नहीं पा पाता है तो कुछ समय बाद उसको ये फील होता है कि हमने मेहनत नहीं की, लेकिन उस समय आपके मेहनत का अफसोस आप खुद नहीं झेल पाओगे, क्योंकि समय आपका गुजर चुका होगा। जो समय आज चल रहा है ये समय आपके पास कल नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी लोग, अभी आपके पास समय, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हो। जितनी मेहनत करके आप नौकरी पा सकते हो, एक सरकारी नौकरी जो आपके घर का भविष्य बदल सकती है, तो आप सभी लोग इतनी मेहनत करो कि बाद में अफसोस करने का मौका ना पड़े और आप किसी भी चीज में अपनी सरकारी नौकरी में रह ना जाए। ठीक है, तो एक नौकरी सुनिश्चित करने से अगर आपका भविष्य सिक्योर हो रहा है, आपके परिवार का भविष्य सिक्योर हो रहा है, तो आप ऐसी कोई भी कमी ना करो। ठीक है, पढ़ाई में बिल्कुल भी ईमानदारी से लगे रहना है तुम्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के कितने प्रतिशत को अवशोषित कर लेती है और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देती है। तो आप ध्यान रखना कि जो पौधे होते हैं, किसकी बात की गई है? पौधे। तो आप ध्यान रखना, जो पौधे होते हैं ये सूर्य प्रकाश की केवल 1% ऊर्जा को, कितनी? पौधे जो होते हैं सूर्य प्रकाश की केवल 1% ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। लिख लेना, जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमारे, इधर ही लिख लो, जो हमारे पौधे होते हैं क्या? सूर्य प्रकाश की केवल कितनी? 1% ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं। ठीक, आपसे कहा क्या गया कि यही कहा गया था, जो हमारे पौधे हैं बेटा, प्लांट है, अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की कितने प्रतिशत ऊर्जा को, सूर्य प्रकाश की कितने प्रतिशत एनर्जी को, तो आप क्या कहोगे? सर 1% एनर्जी को। कितनी? 1% एनर्जी को क्या करते हैं? ये ऊर्जा को भोजन में बदल देते हैं। और ये प्रक्रिया किसके दौरान होती? तो ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती। लिख लेना साथ में, यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, जिसे आप प्रकाश संश्लेषण कहते हो। क्या कहते हो? प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। किसके दौरान होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। बात बेटा क्लियर हो गई? क्या क्लियर हो गई? तो कितना? 1%। आप लिख लो यहाँ पर परसेंट, 1%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट की बात करें, कह रहा क्लोरेरा किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? जो हमारा क्लोरेरा होता है किस तत्व से भरपूर होता है? तो ध्यान रखना, जो हमारा क्लोरेरा है यह एक कोशिकीय शैवाल है। क्या है? पहला काम तो लिख लेना कि जो हमारा क्लोरेरा है यह एक कोशिकीय शैवाल यानी एक कोशिकीय हरा शैवाल है। लिख लेना सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जो हमारा क्लोरेरा है ये क्या है? तो ये एक कोशिकीय हरा शैवाल है बेटा। क्या है? एक कोशिकीय हरा शैवाल है। ठीक है, पहला काम तो हो गया कि ये क्या है? एक कोशिकीय हरा शैवाल है। और आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि किस पोषक तत्व से भरपूर होता है, तो ध्यान रखना जो क्लोरेरा होता है प्रोटीन से भरपूर होता है। किससे भरपूर होता है? तो ये प्रोटीन से भरपूर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कह रहा है आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? जो आयरन है आप सभी लोग जानते हो, हमारा आयरन जिसे आप क्या कहते हो? लोहा कहते हो। इसका अगर डिनोटेड की बात करें कि सिंबल क्या, प्रतीक क्या, तो Fe हो जाता है। आयोडीन ये क्या? हैलोजन ग्रुप का समूह है। आयोडीन आई से डिनोट करते हो। और जिंक क्या? जिंक इसको किससे? Zn से करते हो। तो बेटा ये तीनों चीजें आपसे कही गई कि जो आयरन, आयोडीन और जिंक है को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो आप ध्यान रखना जो हमारे सूक्ष्म यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषण तत्व, क्या? सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लवक और उसमें संग्रहित के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन नंबर एक दिया गया अमाइलोप्लास्ट, किससे? तेल और वसा। दूसरा दिया गया एल्यूरोप्लास्ट यानी कार्बोहाइड्रेट। तो आप ध्यान क्या रखोगे? आप ध्यान ये रखोगे कि दोनों ही ऑप्शन क्या है? गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। यहां से आप ध्यान कर लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कहां? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जबलपुर जेडारो में। एमाइलोप्लास्ट क्या होता है इसके लिए पूरी डेफिनेशन, एल्यूरोप्लास्ट, ये सारे एग्जांपल के थ्रू आपको बताए जाएंगे। लेकिन जो पूछा गया इसके लिए आप ऑप्शन ध्यान कर लो, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, कह रहा है भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस प्रकार किया जाता है? जो हमारा भूरा शैवाल होता है भोजन का भंडारण किस प्रकार किया जाता है? तो ध्यान रखना भूरा शैवाल, किसकी बात की गई है? भूरा यानी ब्राउन एल्गी बेटा। किसकी? ब्राउन एल्गी। ठीक, इसकी बात की गई है जो हमारा भूरा शैवाल है। ग्लूकोज के रूप में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, लेमिनारिन या मैनिटॉल के रूप में हो सकता है, जटिल लिपिड के रूप में, या तेल की बूंदों के रूप में। तो बात की जा रही ग्लूकोज की, पहला ऑप्शन देखना ग्लूकोज की। अगर बात ग्लूकोज की बेटा की जाए, तो आप ध्यान रखना, अगर बात की जाए ग्लूकोज की तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? C6H12O6 हो जाता है। क्या हो जाता है? C6H12O6 हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है कि अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो इसमें पूछा था द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? तो देखो यहाँ से कार्बन 6 हो जाता है, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से अनुपात की बात करें 1:2:1, मतलब ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में रहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये नहीं होगा ग्लूकोज के रूप में। ये तो एक्स्ट्रा चीजें थी जो मैंने आपको बता दी ग्लूकोज के बारे में। अगर साथ ही साथ सुक्रोज की कभी बात कर ली जाए, सर क्या कर ली जाए? सुक्रोज की बात कर ली जाए। सुक्रोज जो आपकी क्या होती है? शुगर यानी चीनी होती है। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो C12H22O11 ये हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया कि भूले शैवाल में भोजन का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो लेमिनारिन या मैनिटॉल के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, और भूरे शैवाल कहां पाए जाते हैं? समुद्री पर्यावरण में पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स हाइड्रोफाइटा में विशेषीकृत होते हैं। जो हमारे क्या है?
न्यूमेटोफोर्स हैं हाइड्रोफाइटा, ये विशेषीकृत होते किसमें, बीज में, जड़ में, फल में या फूल में। तो ध्यान रखना जो हमारे न्यूमेटोफोर्स होते हैं किसमें होते हैं, तो ध्यान रखना दलदली पौधे जैसे मैंग्रोव में पाए जाते हैं। ध्यान रखना जो हमारे क्या होते हैं न्यूमेटोफोर्स, लिखना जो हमारे न्यूमेटोफोर्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं न्यूमेटोफोर्स होते हैं। अगर बात की जाए कहां पाए जाते हैं तो दलदली पौधे जैसे मैंग्रोव में पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लेना आप, लिख लेना दलदली पौधे, दलदली पौधे जैसे, जैसे कहां, तो मैंग्रोव में पाए जाते हैं। कहां, मैंग्रोव में, मैंग्रोव में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, तो ये पौधे की स्थिरता को प्रदान करते हैं। क्या, पौधे की स्थिरता भी प्रदान करते हैं साथ ही साथ। तो ध्यान रखना जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो दलदली पौधे जैसे मैंग्रोव आदि में पाए जाते हैं। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जड़, यानी रूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रणाली के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, तो पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति, पौधे के हिस्सों को उचित लंगर प्रदान करना, मिट्टी से जल का अवशोषण, मिट्टी से खनिज का अवशोषण। ये आपका लखनऊ जेडारो में पूछा गया बेटा। तो ध्यान रखना पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति, जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया ये इसका राइट जवाब हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना अगर बात की जाए पहला हमारा दिया गया ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन दिया गया है जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा। और ध्यान रखना ये कहां पाया जाता है ऑक्सिन हार्मोन, तो ये पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, पौधे के शीर्ष भाग में अधिक बनता है। जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है बेटा, जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है ये पौधे के शीर्ष भाग में अधिक बनता है। कहां, तो लिख लेना पौधे के शीर्ष भाग में अधिक बनता है, अधिक बनता है बेटा। ठीक, क्या कह रहा है कि क्या है ये ऑक्सिन, तो ध्यान रखना कि पौधे के शीर्ष भाग में अधिक बनता है, ये आपका हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्या, तो ऑक्सिन हार्मोन। अगर बात की जाए तो ये क्या है, तनों और जड़ों को वृद्धि का नियंत्रित करता है। ठीक है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर बात की जाए जो हमारे जड़ और तने हैं उनकी वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन ना करने का मनोवैज्ञानिक विकार है, तो मरास्मक और क्वाशियोकर। तो आप दोनों ही लोग जानते हो कि एक रोग होता है हमारा मरास्मस, मरास्मस बीमारी है, और एक होती है क्वाशियोकर, क्वाशियोकर, क्वाशियोकर। बेटा अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मरास्मस और क्वाशियोकर रोग होते हैं। अगर बात की जाए अल्प पोषण के कारण तो वो होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोजा। क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोजा, जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, कोविड-19 जैसा रोग एक प्रकार का है। कोविड-19 आप सभी लोग जानते हो, कोविड-19 आप सभी लोग जानते हो कि एक ये महामारी थी जो किसके द्वारा, पशुओं के द्वारा। तो ध्यान रखना कोविड-19 की बात की गई, कोविड-19 जो आपका, जिसके कारण आप लोगों ने बहुत ही समस्याओं को झेला, लोग 1 से 1.5 साल तक अपने घरों के अंदर बंद रहे। अगर आप छुआछूत से हो रहा था कि आप अगर किसी एक व्यक्ति में कोविड हो जा रहा है तो आप किसी को छुएंगे तो ये रोग उससे ही फैल रहा था। ठीक है, तो वही एक ये समस्या थी कोविड-19, जिसके कारण आप सभी लोग 2020 में क्या हुआ, घरों के अंदर रहे 1 से 1.5 साल। तो ये महामारी थी। और ध्यान रखना ये किसका एक प्रकार है, तो पशुजन्य रोग का है। किसका बेटा, पशुजन्य रोग का है, पशुजन्य रोग का है। बात क्लियर, जूनोटिक डिजीज। कौन सा, जूनोटिक डिजीज। बात बेटा क्लियर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का अर्ध आयु काल 5770 वर्ष है, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज और चर्म पत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के किया जाता है। तो ध्यान रखना बात की गई कार्बन 9,
कार्बन 12, कार्बन 14 और कार्बन क्या है 17। तो जो आपका कार्बन 14 है, जो इसकी अर्ध आयु है 5770 वर्ष होती है। किसकी? जो हमारा कार्बन 14 है बेटा, कार्बन 14 है, आप सभी लोग जानते हो जो कार्बन होता है क्या होता है, C612 होता है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक वेट 6 हो जाता, मास हो जाता है 12 और इसका नंबर हो जाता है 6। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और जेड हमारा होता है परमाणु संख्या। जितने इसके प्रोटॉन होंगे उतना ही इसका परमाणु संख्या होगी, उतनी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और ये आपका क्या हो जाता है एटॉमिक मास, क्या हो जाता है बेटा एटॉमिक मास हो जाता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? तो ये हो जाता है यहां से आपका। लेकिन यहाँ जो कहा गया है कि जो हमारा कार्बन 14 है, कार्बन 14 इसकी अर्ध आयु कितनी होती है, तो 5770 वर्ष होती है। लिख लेना, इसकी जो अर्ध आयु है, इसकी जो अर्ध आयु है कितनी, 5770 वर्ष होती है। कितनी? 5770 वर्ष होती है। तो आप यहां से ध्यान रखोगे, आप यहां से ध्यान रखोगे कि क्या इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर कार्बन 14। कह रहा कि चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, आप सभी लोग जानते हो। अगर बात पीरियोडिक टेबल की जाए तो मैग्नीशियम कहां होता है, ये हो जाता है आपका फर्स्ट ए समूह और ये हो जाता है आपका सेकेंड ए। ठीक है, ये दोनों ही आपके एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपकी क्षारीय धातु कहलाती हैं। क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल कहते हो इसको। और ये आपकी क्या होती है, एल्कली अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु बेटा। क्या ये आपकी क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। बात क्लियर, बात क्लियर है, क्या क्लियर है? तो ये हो जाता है हमारा क्षारीय धातु, ये हो जाता है क्षारीय मृदा धातु। अगर इसके बात की जाए किसकी, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीजियम सीजियम फ्रेंसियम, और यहां से अगर कर ली जाए बेटा, ठीक है, क्या बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम और रेडियम। तो ये आपके सब क्या है बेटा, ये आपके आ जाते हैं फर्स्ट डे में, ये आ जाते हैं आपके सेकंड डे में। सेकंड डे मतलब इसको आप बोलते हो एल्कली मेटल यानी क्षारीय धातु, और ये आपके क्या एल्कली अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु। आपसे बात की गई किसकी, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम आपका कहां पे आ जाता है, अगर बात की जाए वर्ग की तो दूसरे वर्ग में आता है, और साथ ही साथ अगर आवर्त की बात की जाए तो किस आवर्त में आ जाता है, तो तीसरे आवर्त में आ जाता है। ठीक है, ये आपके आवर्त है। अगर पीरियोडिक टेबल की तुम बात करो, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करो तो इसमें वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। कितने, 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, जिसमें से अगर बात की जाए क्या, कितने आवर्त हैं यानी कितने पीरियड हैं, और कितने ग्रुप हैं बेटा, क्या कितने ग्रुप यानी वर्ग हैं। ठीक है, तो वर्ग की संख्या की अगर बात की जाए तो इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें हमारे वर्तमान में 18 ग्रुप हैं, और कितने पीरियड हैं बेटा, तो ध्यान रखना 7 पीरियड है। कितने, 7। तो आपसे बात की गई थी चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। तो आप ध्यान रखना वो क्या है, हमारा क्रोमियम। क्या है, क्रोमियम है, जिसका सिंबल Cr हो जाता है, Cr हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि 5 ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। 5 ब्लॉक, अभी आपको बताया था ना कैल्शियम किसमें आता है। तो आप ध्यान रखना कि जो हमारा कैल्शियम है किस शब्द से, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो कौन सा शब्द है लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का, तो ध्यान रखना कैलक्स। क्या है, कैलक्स शब्द है बेटा, कैलक्स। ठीक है, और अगर बात कैल्शियम की जाए तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑर्गन पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, क्या हो जाता है, तो 20 हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कैलक्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा कि समूह 17 के किस तत्व के 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU
एएमयू बेटा क्या होता है, तो ध्यान रखना एएमयू का फुल फॉर्म अगर तुमसे पूछा जाए, एएमयू का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट। बेटा क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया कि इसके दो समस्थानिक होते हैं, तो आप ध्यान रखना बेटा वो क्या है, तो वो आपका हो जाता है क्लोरीन हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है। और क्लोरीन की अगर बात करें तो ये हैलोजन समूह है। क्या है, हैलोजन समूह का है, हैलोजन ग्रुप का है, हैलोजन ग्रुप का है। ठीक है, एटॉमिक बात कर लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। बेटा ये आपके क्या है, सब हैलोजन समूह में आते हैं। अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो इसका 9 होता है, इसका 17 होता है। इसी तरह आप ऐड करके नीचे भी निकाल लोगे। तो बात क्लोरीन की गई जिसका सिंबल Cl होता है, एटॉमिक नंबर कितना 17 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु जो आपकी एलॉय है, एलॉय है, कह रहा कि किस मिश्र धातु को सोने और चांदी का मिश्रण कहते हैं। तो ध्यान रखना सोने और चांदी, किसका, सोने और चांदी बेटा। ठीक, तो सोने और चांदी का जो मिक्सचर होता है उसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रम कहोगे। क्या कहोगे, इलेक्ट्रम कहोगे। क्या कहोगे, इलेक्ट्रम कहोगे, इलेक्ट्रम। क्लियर, तो सोने और चांदी का जो मिश्रण होगा उसको आप इलेक्ट्रम कहोगे, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। और यह जो मिश्र धातु है क्या है, मजबूत और टिकाऊ होती है। क्या होती है, यह जो मिश्र धातु होती है सबसे मजबूत और टिकाऊ होती है। लिख लेना, लिखना चाहो तो, यह सबसे मजबूत और टिकाऊ होती है बेटा। क्या, मजबूत और टिकाऊ होती है। ठीक, मजबूत और टिकाऊ होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यह प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, विभिन्न रूपों में पाई जाती है। अभी आपको बताया था किसके बारे में, मैंने C612 किसके बारे में बताया था, 6C12 किसके बारे में, ये आपका कार्बन हो जाता है। कार्बन के साथ साथ अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर मैंने आपसे कहा था Z बराबर P बराबर E। बेटा एक फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, Z बराबर P बराबर E, जहां पर E आपका क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, E आपका इलेक्ट्रॉन हो जाता है, P आपका प्रोटॉन हो जाता है और Z आपका हो जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर। जितना आपके प्रोटॉनों की संख्या होगी वही आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ये आपका कार्बन है, कार्बन C12, कार्बन C14। तो इसके कई रूप होते हैं, तो आप ध्यान रखना जो कार्बन है हमारा इसके कई रूप होते हैं। बस यही से पूछा गया है कि यह जो अधातु है कार्बन आपकी ये विभिन्न रूपों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, समस्थानिकों की विशेषता क्या है, आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। एक आपको पढ़ना है आइसोटॉप्स और एक आपको पढ़ना है आइसोबार्स। क्या पढ़ना है बेटा, आइसोबार्स। देखो एक समस्थानिक हो गए और एक हो गए हमारे समभारिक। क्या हो गए, एक हमारे हो गए बेटा समस्थानिक और एक हमारे हो गए समभारिक। क्लियर, जो हमारे समस्थानिक होते हैं, अगर बात एग्जांपल के थ्रू करना चाहेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 1H1, 1H2 और 1H3। देखो कहना क्या चाह रहा है कि वे तत्व ये आपका क्या अभी बताया, ये एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। वे तत्व जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, क्या, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या सेम हो लेकिन डिफरेंट क्या, उनके एटॉमिक मास, यानी उनके जो एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान हो वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स। तो बस डेफिनेशन आप ध्यान रखोगे कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और उनकी एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, तो वो हमारे आइसोटॉप्स कहलाते हैं। लेकिन अगर एक एग्जांपल उठा लें, क्या, 18 ऑर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। यहां देखो क्या हो रहा है, वे तत्व जिनके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो लेकिन क्या समान हो, द्रव्यमान संख्या उनकी क्या हो, समान हो, तो ऐसे तत्वों को क्या कहोगे, ऐसे तत्वों को समभारिक कहोगे। तो ध्यान रखना आपसे बस यही पूछा गया था समस्थानिक, तो समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा निम्न में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग जानते भी हो अमलगम के रूप में कौन सी धातु, तो मरकरी धातु। कौन सी बेटा,
मरकरी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। ठीक है, अमलगम मजबूत और टिकाऊ होती है, अभी बताया आपको। वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जो वर्षा जल होती है इसमें घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। तो इस क्या है आपका, तो सल्फर और नाइट्रोजन बेटा। क्या हो जाएगा इसका, सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक, सल्फर आप सभी लोग जानते हो क्या, H2 ले लो, इसी से आपकी एक गैस बन जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, इसे आप H2O कह देते हो। ठीक, तो इससे कोई मतलब अभी नहीं है। तो यहाँ पे कौन, सल्फर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N2 लिख दो। ठीक है, तो ये हो गई सल्फर, ये हो गई नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से, इसका भी वही देखो, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा, जितने इस तरह के क्वेश्चन हैं, जितने इस तरह के क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला है धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है, आघात वर्धनी कहलाता है। तो गलत है, क्या है, गलत है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है, तो तन्यता कहलाता है, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर एक, ना तो एक और ना ही दो, क्या, ना तो एक और ना ही दो, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक का। तो इसमें कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कहाँ, जयपुर जेडारो में बेटा। कहाँ पूछा गया, जयपुर जेडारो में पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ देखते रहने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबका मतलब ये नहीं, कुछ क्वेश्चन आप सिलेबस भी पढ़ने के बाद कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस सेट से ही आती हैं, क्योंकि सिलेबस में आपको कुछ ही चीजें कराई जा सकती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम लोग कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो उस कोर्स के तहत हम आपको 70 से 75% चीजें सिखा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे होंगे, 10-5% आप वहां से और भी सीखोगे। फिर आप भी कुछ मेहनत कर रहे होगे, कुछ नई चीजें वहां से भी सीख रहे होगे। तो इस तरह से आप क्या कर रहे होगे, वहां पे पूरी कंटिन्यूटी। तो बैच प्लस एसटी और प्लस आपके प्रैक्टिस सेट, जब आप सारी चीजें करते हो तब आप अपना एक 100% परफॉर्मेंस दे पाते हो। ठीक है, तो आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की बात करेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को विलयन कर सकता है। ध्यान रखना किसकी बात कही गई है, तरल सोना जो हमारा लिक्विड गोल्ड है, और प्लेटिनम। तो ध्यान रखना, अगर बात की जाए किसकी, HCl और HNO3 बेटा। किसकी बात की जाए, HCl और HNO3। HCl आपका क्या होता है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर अन्य नाम की भी बात कर लें तो इसका एक अन्य नाम और होता है जिसको आप म्यूरिएटिक अम्ल बोलते हो। क्या बोलते हो, म्यूरिएटिक अम्ल बेटा, म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक है, ये इसी को बोला जाता है। और अगर बात HNO3 की कर ली जाए, जिसको आप नाइट्रिक एसिड बोलते हो, क्या, नाइट्रिक एसिड। बात क्लियर है। तो बस यही, इसी में घुलते और इसको बोला क्या जाता है, एक्वारेजिया बोला था। क्या बोला था, एक्वारेजिया, लिख लेना, एक्वारेजिया बेटा। ठीक है, अगर एक्वारेजिया नहीं लिखा मिलेगा तो इसको अम्लराज भी लिखा मिलेगा, क्या, अम्लराज। तो समझ जाना, एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 किस अनुपात में उपस्थित होते हैं, तो किस अनुपात में, ध्यान रखना 3:1 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा एक्वारेजिया है, इसमें HCl और HNO3 किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं, तो 3:1 के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये हमारा नाइट्रिक अम्ल, इसका अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल। तो जो ऑप्शन दिया गया है आपका क्या हो जाएगा, इसका अम्लराज यानी एक्वारेजिया। अगर बात फॉर्मिक अम्ल की कर ली जाए तो ये क्या हो जाता है, HCOOH हो जाता है बेटा। किसमें पाया जाता है, तो चींटी कह लो, बिच्छू कह लो, इनके डंक में पाया जाता है। अन्य नाम की भी बात कर लो तो मेथनोइक अम्ल इसका अन्य नाम हो जाता है। अगर एसिटिक अम्ल की बात कर लो, अगर एसिटिक अम्ल की बात करो तो CH3COOH, क्या, CH3COOH किसमें पाया जाता है, तो इस सिरका में पाया जाता है। सिरका जिसे आप विनेगर कहते हो, और विनेगर किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, तो आप ध्यान रखना, जो हमारा सिरका है किससे, किण्वन के द्वारा बनता है। किससे, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बन जाता है। और लास्ट ऑप्शन दिया है क्लोरोफॉर्म, लास्ट ऑप्शन दिया है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 बेटा, क्या, CHCl3, और ये बेहोश करने के काम में उपस्थित होता है, या बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा अम्लराज, अम्लराज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करेंगे, क्षार धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया, सभी क्षार धातुएं चांदी जैसी सफेद, मुलायम और हल्की धातुएं होती हैं।
क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी काफी कम होती है और समूह में नीचे जाने पर घटती है। समूह एक की धातुओं को क्षार धातुओं के रूप में जाना जाता है, बताइए आपको, ठीक है। और सभी क्षार धातु में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पूछा क्या है कि कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं, अभी आपको बताया मैंने क्या, कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है इसमें पहला जो ग्रुप होता है इसको आप क्या कहते हो, क्षार धातु। क्या कहते हो, क्षार धातु यानी एल्कली मेटल। तो आपसे देखो सी में क्या कह रहा है, समूह एक की धातुओं को क्षार धातुओं के रूप में जाना जाता है। तो बात क्या है, ये तो सही बात है, तो मतलब ये सही हो गया। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी क्या होती है, जो आपके क्वेश्चन में कही है कम होती है, तो बात बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये आपका इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, मतलब गलत हो जाएगा। तो आपसे गलत ही पूछा गया है। सभी क्षार धातुओं में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात की जाए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु। सर्वाधिक क्रियाशील कॉपर, जिंक, सोडियम। कॉपर Cu, जिंक Zn बेटा, सोडियम आपका Na और आयरन Fe। अगर बात सोडियम की जाए तो ये इतनी क्रियाशील होती है, आप सभी लोग जानते हो, आप सभी लोग जानते हो कि सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसे आप किरोसिन ऑयल बोलते हो। क्या बोलते हो, किरोसिन तेल, ठीक है। इतनी रिएक्टिव होती है कि अगर इसको मिट्टी के तेल में ना रखा जाए और पानी के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है, आग लग जाती है। आग लग जाती है तो ध्यान रखना ये बहुत ही क्या होती है, क्रियाशील होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातु आघात वर्तनी होती है। तो देखो किसकी बात की गई, अधातुएं आघात वर्तनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो लास्ट क्वेश्चन है अपना केमिस्ट्री का, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है। त्वरित अभिक्रिया करती, तो आप सभी को पता है, अभी जैसे बात सोडियम की थी, अभी बात सोडियम की थी। क्या होता है, 11Na23 बेटा। क्या होता है, 11Na23। 11 आपका क्या होता है, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है बेटा। क्या एटॉमिक नंबर होता है इसका, और ये आपका क्या होता है, एटॉमिक वेट हो जाता है, ठीक है। एटॉमिक वेट, ये इतना रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, किरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। किसमें, मिट्टी के तेल में बेटा, ठीक। इसी तरह आपका जैसे सोडियम है तो इसी तरह आपका पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम है, ये भी बहुत रिएक्टिव होता है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट जवाब हो जाएगा पोटेशियम, जिसको प्रदर्शित करते हैं के से प्रदर्शित करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा, आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे। ये क्वेश्चन अपने 15 बायोलॉजी और 15 केमिस्ट्री के थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।